बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम क्लासिफ़िकेशन के टॉपिक स्टार्ट कर चुके थे। क्लासिफ़िकेशन की डेफिनेशन हमने देख ली थी। क्लासिफ़िकेशन डेफिनेशन के बाद हमने कहा था कि अब मॉडल प्रिपेयर किया जाता है और उस मॉडल को कैसे एवेलुएट किया जाता है। किसी भी क्लासिफ़िकेशन मॉडल को एवेलुएशन के डिफरेंट टेक्निक्स हमने देखे थे। अब जब हम जो चीज़ देखने जा रहे हैं वो ये देखने जा रहे हैं कि आया हमारे पास एक जो मॉडल था, जो हमने एक ब्लैक बॉक्स बनाया था, एक मॉडल हमारे पास एक ब्लैक बॉक्स था मॉडल M। अब उस मॉडल को प्रिपेयर कैसे किया जाए पढ़ेंगे। वो डिसीजन ट्रीज़ पढ़ेंगे, रूल बेस्ड मेथड, मेमोरी बेस्ड रीजनिंग, न्यूरल नेटवर्क्स, नाइफ बेस्ड क्लासीफायर, सपोर्ट वेक्टर मशीन और रैंडम फॉरेस्ट। ये डिफरेंट किस्म के मॉडल हैं। इन मॉडल को हम डिटेल से देखेंगे कि ये वर्क कैसे करते हैं, इनको बिल्ड कैसे किया जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं डिसीजन ट्री से। तो ट्री बेसिकली एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपके पास रूट नोड होता है, इंटरमीडिएट नोड्स होते हैं और लीफ नोड्स होते हैं। रूट नोड जो आपके पास स्टार्ट का नोड होता है, ट्री स्टार्ट जहाँ से होती है वो रूट नोड कहलाता है। और उसके अलावा आपके पास जो इंटरमीडिएट नोड्स हैं वो नोड्स हैं जिनका कोई पेरेंट होता है और उसके चाइल्ड भी एग्जिस्ट करते हैं, तो ये इंटरमीडिएट नोड कहलाते हैं। इनकमिंग एज भी होता है और आउटगोइंग एजेस भी होते हैं, ये इंटरमीडिएट एज। लीफ नोड्स आपके पास लीफ नोड्स जो होते हैं वो होते हैं जिनका कोई आउटगोइंग एज नहीं होता, जैसे आपके पास यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये एक जनरल एग्जांपल थी ट्री की कि ट्री किस तरह से होता है। वो हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है और ट्री में कोई साइकिल नहीं होता, वो साइकिल एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। अब हम देखते हैं कि डिसीजन ट्री में बेसिकली इसको बनाया कैसे जाता है। अगर आप इस टेबल पे गौर करें, हमने कहा था कि हमारे पास डेटा सेट एग्जिस्ट कर रहा होता है, ट्रेनिंग डेटा सेट, और उस ट्रेनिंग डेटा सेट की बेस पे हम एक डिसीजन ट्री बनाते हैं। डिसीजन ट्री किन चीज़ों से मिल के बनती है? डिसीजन ट्री आपके पास इनके एट्रीब्यूट से मिल के बनती हैं। डिसीजन ट्री में जो पहला एट्रीब्यूट इन्होंने यूज़ किया है वो क्या है? रीफंड। रीफंड के फिर उन्होंने 2 स्प्लिट्स किए हैं। आपके किसी भी नोड के 2 या मोर देन 2 स्प्लिट्स हो सकते हैं, एटलीस्ट 2 स्प्लिट होते हैं या 2 स्प्लिट से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बेस्ड ऑन द एट्रीब्यूट प्रॉपर्टीज़ के। एट्रीब्यूट में आपके पास एट्रीब्यूट आपका ये जो है बाइनरी एट्रीब्यूट है, सो इट इज़ बाइनरी स्प्लिट। कि आपके पास रीफंड पे इन्होंने कितने स्प्लिट्स किए हैं? बाइनरी यस और नो के स्प्लिट किए हैं। आपके पास यस रीफंड यस है तो उसके अगेंस्ट आपके पास जो ये जो डेटा सेट है, इस डेटा सेट को पहले डिस्कस करते हैं कि ये डेटा सेट किस चीज़ से रिलेटेड है। ये डेटा सेट है आपके पास किसी बैंक में आप जाते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, लोन एप्लीकेशन, कि आपको लोन दी जाए या नहीं दी जाए। तो उनके पास एक डेटा सेट है जिसमें उस डिफरेंट लोन एप्लीकेशंस आए थे और उन्होंने लोन दिया था। अब लोन आपने रिटर्न करना होता है, तो लोन रिटर्न करने वाले कुछ जो एप्लीकेंट्स हैं उन्होंने लोन रिटर्न किया हुआ है, उनके अगेंस्ट चीट में नो लिखा हुआ है, और जिन्होंने रिटर्न नहीं किया और वो यहाँ पर यस लिखा हुआ है। तो अब वो मॉडल आपको क्लासिफाई करके दे रहा है। अब ये जो डेटा है ये आपको बता रहा है कि किन एप्लीकेंट्स ने आपको चीट नहीं किया है बैंक को, और किन एप्लीकेंट्स ने बैंक को चीट किया है। तो ये एक डेटा सेट अवेलेबल है। अब आपने एक क्लासिफायर मॉडल बनाना है बैंक के लिए कि आया जो भी एप्लीकेशन आती है वो सिस्टम ऑटोमेटिकली बताए कि ये बंदा बेस्ड ऑन हिज एट्रीब्यूट्स, ये जो एट्रीब्यूट्स हैं एक्स, ये जो हमारे पास ये एट्रीब्यूट्स हैं, उनकी बेस पे वो बताए कि यार ये आपके पास जो एट्रीब्यूट्स है ये इन एट्रीब्यूट्स की बेस पे ये बंदा जो है ना वो चीट करेगा या नहीं करेगा। तो ये आपका सिस्टम डिफाइन करता है। तो डिसीजन ट्री में बेसिकली ये वर्क कैसे करता है और ये बनता कैसे है? तो ये बनता है इन एट्रीब्यूट्स की बेस पे। आपके पास लीफ नोड्स जो भी एग्जिस्ट कर रहे हैं इस ट्री में, जो भी लीफ नोड्स आपके पास हैं वो लीफ नोड्स लेबल असाइन करते हैं, और बाकी जो भी नोड्स हैं, चाहे वो पेरेंट नोड है या इंटरमीडिएट नोड्स हैं, वो तमाम के तमाम आपके पास एट्रीब्यूट्स को शो करते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा था कि ये इनकी सिलेक्शन कैसे होती है, इनकी ट्रीज़ कैसे बनती हैं, ये हम बाद में डिस्कस करते हैं कि कौन सा एट्रीब्यूट पहले सेलेक्ट होना चाहिए, फिर उसकी स्प्लिटिंग कैसे होनी चाहिए, ये बात की डिस्कशन है। लेकिन एक सिंपल ओवरव्यू के तौर पे जब हम ट्रीज़ को देखते हैं तो उसमें पहला एट्रीब्यूट उन्होंने यहाँ पर यूज़ किया रीफंड। रीफंड बाइनरी है तो इसके यस या नो 2 स्प्लिट्स हैं, तो ये 2 स्प्लिट्स में इसको कन्वर्ट किया गया। इसके बाद उसने क्या किया है कि यस के अगेंस्ट उसने एक लेबल असाइन कर दिया है। अब अगर हम यस के अगेंस्ट लेबल देखें तो यस के अगेंस्ट जिन्होंने रीफंड किया है उसके अगेंस्ट जिन्होंने किया है, जो ऑब्वियसली किया है तो चीट उसके अगेंस्ट नो होगा।
तो आपके पास जो रिफ़ंड हुआ है तो उसके अगेंस्ट चीट नो ही आएगा। अब उसके बाद अगर आप दूसरी अगर रिफ़ंड नहीं किया है तो जो रिफ़ंड नहीं करता ऑब्वियसली चीटिंग उन्हीं में से किसी ने की होगी, तो उसके अगेंस्ट आपने फिर यहाँ पर कोई लेबल असाइन करने के बजाय आप जाएंगे किस चीज़ पे, उसकी दूसरी एट्रीब्यूट्स को चेक करेंगे। को जब आप चेक करते हैं तो आप देखते हैं कि ये इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट की जो टाइप है वो आपके पास बाइनरी नहीं है। यहाँ पर आपके पास ये मल्टी स्प्लिट यहाँ पर आपके पास बन सकता है, यानी आप जो में आपके पास जो स्प्लिट होगा इस के नोड का जो स्प्लिट है वो 3 भी हो सकता है, वो 3 हो सकता है मैक्सिमम तक। क्यों? क्योंकि आपके पास है सिंगल, मैरिड और डाइवोर्स्ड, 3 किस्म के एट्रीब्यूट्स की प्रॉपर्टी 3 टाइप की हैं, या तो सिंगल होगा या मैरिड होगा या डाइवोर्स्ड होगा, तो ये 3 हो सकते हैं। लेकिन इसने ये एट्रीब्यूट्स इसने इस मास की स्प्लिट को जो है ना वो बाइनरी किया हुआ है। इसको हम क्यों बाइनरी करते हैं, इसको हम 3 में क्यों स्प्लिट नहीं करते, ये बात की डिस्कशन है। लिहाजा अब सिर्फ इस ट्री को आपने देखना है कि ये ट्री बना कैसे है। अब आपके पास डाइवोर्स सिंगल और डाइवोर्स को उसने एक साथ रखा हुआ है, और जो मैरिड है उनके अगेंस्ट वो नो लिख रहा है। अब जो मैरिड के अगेंस्ट है, आप एट्रीब्यूट्स को चेक करें तो मैरिड के अगेंस्ट सारी की सारी आपके पास क्या आ रही हैं, लेबल्स नो आ रही हैं। तो इट मीन्स मैरिड है तो वो चीट नहीं करेगा, नो आ रहा है। इसी तरह से अगर आपके पास सिंगल या डाइवोर्स्ड है तो उनमें से कोई ना कोई चीट कर रहा है। जब उनमें से कोई चीट कर रहा है तो उसको फर्दर हम एक और एट्रीब्यूट इनकम टैक्सेबल इनकम के बेस पे हम मज़ीद स्प्लिट कर सकते हैं। तो टैक्सेबल इनकम की बेस पे जब हम स्प्लिट करते हैं तो जिनकी इनकम जो है, इनकम जिनकी 8K से लो है, 8K से लो है, वो सारे के सारे आपके पास 9 में आ रहे हैं, वो 9 में आ रहे हैं। और जो 8K से अबव इनकम वाले हैं वो यस में आ रहे हैं, सॉरी फॉर देट। जो 80K से अबव है वो सारे के सारे आपके पास यस में आ रहे हैं, वो चीट करते हैं। 95 यस, 85 यस, 90 यस, और इसके अलावा बस ये जो भी यस के आए हैं वो 80 से अबव के हैं। तो ये एक डिसीजन ट्री इन्होंने बनाया है। इस डिसीजन ट्री को मज़ीद अब इसमें डिफरेंट क्वेश्चन अराइज़ होते हैं। क्वेश्चन कौन से अराइज़ होते हैं? अब आपके जहन में आता है कि क्वेश्चन ये अराइज़ होता है कि ये ट्री मैं इस तरह नहीं बनाना चाहता। मैं अगर इस ट्री को इस तरह बनाऊँ कि मैं पहले लेटस को यूज़ करूं ऑन द टॉप रूट नोड, उसके बाद टैक्सेबल इनकम को यूज़ करूं, उसके बाद रिफंड को यूज़ करूं, फिर वो मैं डिस्ट्रीब्यूट करके इसको बनाऊं। या आप कहते हैं नहीं, टैक्सेबल इनकम को पहले आना चाहिए, फिर आना चाहिए, फिर रिफंड्स को आना चाहिए। डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चंस आपके जहन में आ रहे हैं, ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसको आगे हम देखते हैं कि ये किस तरह सॉल्व किए जाते हैं। ये इसी तरह से ये एक और एग्जांपल है जिसमें देयर कुड बी मोर देन वन ट्री दैट फिट्स द सेम डेटा। अब एक और उन्होंने ये क्या किया है कि मार्ले बनाया है, फिर रिफंड एट्रीब्यूट को रखा है और आखिर में फिर टैक्सेबल इनकम को रखा है। ये मॉडल हम बनाते कैसे हैं कि डिसीजन ट्री का मॉडल बनेगा कैसे, हम किन एट्रीब्यूट्स को टॉप पे रखेंगे और एट्रीब्यूट्स को स्प्लिट कितने में करेंगे। तो 2 क्वेश्चन बेसिकली अराइज होते हैं। एट्रीब्यूट्स की सिलेक्शन, किन एट्रीब्यूट्स को टॉप पे रूट नोड पे रखा जाएगा, और उसके बाद कौन सी एट्रीब्यूट की सिलेक्शन होगी। तो एट्रीब्यूट सिलेक्शन और एट्रीब्यूट को स्प्लिट करें। आपने किसी भी एट्रीब्यूट के जो चाइल्ड बनाने हैं वो 1 बनाना है, 2 बनाने हैं, 3 बनाने हैं, 4 बनाने हैं। तो ये 2 क्वेश्चंस हैं जो अराइज होते हैं फॉर डिसीजन ट्री। इनको सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसको ये बेसिकली बेसिक मोटो है डिस्कशन का हमारे पास। तो इस तरह से अगर आप टेस्ट सेट पे कोई भी डिसीजन ट्री आप बना चुके हैं और आप उसको टेस्ट सेट पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो अप्लाई करने के लिए आप क्या करते हैं, इसका लेबल हमें मालूम नहीं है तो हम इसका लेबल मालूम करना चाहते हैं किसी भी डिसीजन ट्री पे। तो डिसीजन ट्री हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले हमारे पास रिफ़ंड के एट्रीब्यूट को देखेंगे, तो वो क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, नो। तो नो के पास जाएगा तो वो जाएगा किस चीज़ पे, रिफ़ंड नो। तो नो के बाद ये कहाँ गया, मास्टर्स के केस में ये मैरिड है तो ये मैरिड की तरफ आएगा, और उसको इनकम टैक्स चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये डायरेक्ट इसको लेबल असाइन कर देगा कि ये चीट नहीं करेगा इन 2 एट्रीब्यूट्स की बेस पे। तो ये हमारे पास डिसीजन ट्री की वर्किंग है कि वो काम कैसे करता है। तो
दो और इसके अलावा ये जो ट्री के हम डिफरेंट नोड्स डिस्कस कर चुके हैं। 3 टाइप ऑफ ट्री नोड्स हैं। एक रूट नोड होता है आपके पास जहाँ पर रिफंड इंटरनल नोड्स होते हैं जो एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं, और लीफ नोड हमेशा आपके पास क्या होते हैं, लेबल्स होते हैं, लेबल असाइनमेंट, जो आपके पास टेबल के एंड पे जो क्लास या लेबल का कॉलम है इसको हम लीफ नोड्स पे रखते हैं। तो इन दो प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए डिफरेंट किस्म के एल्गोरिथम्स डेवलप हुए हैं। एक हंस एल्गोरिथम है, कार्ड है, ID3 है, C4.5 है, स्प्लिट है, स्प्रिंट है। इसमें से सबसे पहला जो एल्गोरिथम है, ईजीएस्ट वन, हम वो डिस्कस करेंगे। वो बहुत इजी है, उसके 2 स्टेप्स हैं। उन स्टेप्स की बेस पे ये काम कैसे करता है, वो उन 2 स्टेप्स में से फर्दर फिर प्रॉब्लम्स सामने आती हैं और उन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जनरल स्ट्रक्चर ऑफ हंट एल्गोरिथम क्या है कि आपके पास, हमने जब एल्गोरिथम को देखा था कि हमारे पास जब हम डिसीजन ट्री बनाते हैं तो हमारे पास 2 एम्बिग्विटीज़ आती हैं, हमारे जहन में 2 क्वेश्चन आते हैं। पहला ये कि मैं रूट नोड और उसके बाद दूसरे लेवल पे, तीसरे लेवल पे जो मेरे पास डिफरेंट किस्म के एट्रीब्यूट हैं, तो इन एट्रीब्यूट की सिलेक्शन में कैसे करूं, किस एट्रीब्यूट को टॉप पे होना चाहिए, किसको दूसरे लेवल पे, किसको तीसरे लेवल पे होना चाहिए। इट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन दैट अराइजेज इन आवर माइंड। इसकी जर्नल प्रोसीजर को देखते हैं तो हमारे पास जो हंट्स एल्गोरिथम है, हंट्स एल्गोरिथम रिकर्सिव फैशन में काम करता है। रिकर्सिव फैशन को डिस्कस जब हम करते हैं कि रिकर्सिव फैशन क्या होता है जब कोई एल्गोरिथम काम करता है, तो अगर हम देखते हैं कि रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है। रिकर्सिव फंक्शन वो होता है, अगर आपको रिकर्सिव फंक्शन का पता है, रिकर्सिव फंक्शन बेसिकली वो होता है जो अपने आप को दोबारा कॉल करता है इन इट्स बॉडी। सपोज़ हम एक फंक्शन डिफ़ाइन करते हैं f ऑफ x और वो अपने आप को कॉल करता है दोबारा f ऑफ x। सपोज़ जब हम इसको डिफ़ाइन करते हैं, एक फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं f ऑफ x और वो अपने आप को दोबारा कॉल करता है, तो इसको रिकर्सिव फंक्शंस कहते हैं। इसी तरह से हमारे पास जो हंट्स एल्गोरिथम है वो भी एक रिकर्सिव फैशन में काम करता है। यानी जब ये स्टार्ट होता है तो ये अपने आप को दोबारा कॉल करता है। और अब इसको क्या, ये जर्नल प्रोसीजर इसका कैसा है, जर्नल प्रोसीजर इसका क्या है, इफ़ dt, अगर हमारे पास एक लेट dt be the set of the training records that are associated with node t। हम कहते हैं कि हमारे पास जो पहला नोड बनता है, फर्स्ट नोड, जो हमारे पास ट्री में, हम जब ट्री को स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास एक नोड बनता है, जो पहला नोड dt, जो हमारे पास पहला नोड बनता है उसको हम t कहते हैं। तो उससे एसोसिएटेड जो ट्रेनिंग डेटा होता है, जो तमाम ट्रेनिंग आपके पास ट्रेनिंग डेटा होता है वो एसोसिएटेड होता है उस नोड के साथ। अब हम इस पर प्रोसीजर अप्लाई करते हैं। नोड हमने क्रिएट करना है, तो नोड को कैसे क्रिएट करते हैं, हम कहते हैं इफ़ dt contain records that belong to the same class yt then it is the leaf node labeled as yt। तो पहला जो स्टेप है हंट्स एल्गोरिथम का वो ये कहता है कि आपके पास जो पहला नोड बनेगा उसको पूरे डेटा सेट को आपने चेक करना है, उनके तमाम लेबल्स को चेक करना है। अगर हम इन तमाम लेबल्स को चेक करें, ये एक ही क्लास से बिलोंग करता है ये डेटा सेट, नहीं बिलोंग नहीं करता। अगर ये एक ही क्लास से बिलोंग करता है, अगर मैं ये येस भी नो होते तो मैं इस रूट नोड को ही लीफ नोड बताता और उसको मैं कहता कि ये तमाम का तमाम डेटा सेट बिलोंग करता है नो क्लास से, तो इसको एक लेबल असाइन हो जाता और ये फर्दर स्प्लिट नहीं होता, तो ये यहाँ पर ये एल्गोरिथम स्टॉप हो जाता है। इट इज़ द फर्स्ट स्टेप। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपके पास क्या है, एग्जिस्ट कर रहे हैं कौन सी चीज़ें, 2 क्लासेस एग्जिस्ट कर रही हैं। ये एक प्योरली एक क्लास पे नहीं है, ये डेटा सेट 2 क्लासेस पे कंसिस्ट कर रहा है। तो फर्स्ट जो स्टेप है इस एल्गोरिथम का वो क्या हो जाता है, निगलेक्ट हो जाता है। अगर वो एग्जिस्ट करता तो ये निगलेक्ट नहीं होता। सेकंड स्टेप, इफ़ dt इज़ एम्प्टी सेट देन t इज़ लीफ नोड लेबल्ड बाय द डिफ़ॉल्ट क्लास yd। अगर आपके पास इस डेटा सेट में कुछ होता ही नहीं, ये डेटा सेट आपके पास एम्प्टी होता, तो क्या होता, तो ये होता है कि आपके पास जो नोड बनने जा रहा है वो नोड डिफ़ॉल्ट क्लास, कोई भी आप एक डिफ़ॉल्ट क्लास सेलेक्ट करते हैं यस या नो, उसको डिफ़ॉल्ट क्लास असाइन हो जाता। आपके पास
लेकिन थर्ड केस में आपके पास क्या है, थर्ड केस ये बता रहा है आपके पास अगर डी टी कंटेन रिकॉर्ड्स दैट बिलोंग टू मोर देन वन क्लास। अब जब हम इसकी बात करते हैं तो ये थर्ड पॉइंट पे पूरा उतरता है, इसमें मोर देन वन क्लास है। यूज़ एन एट्रीब्यूट टेस्ट टू स्प्लिट द डेटा इनटू स्मॉलर सबसेट्स, रिकर्सिवली अप्लाई द प्रोसीजर टू ईच सबसेट। तो अब आप इस डेटा को दो स्प्लिट्स में कन्वर्ट, यानी दो स्मॉलर सबसेट्स, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट। अब तक यहाँ पर हमने एट्रीब्यूट की बात नहीं की, हमने ये कहा है कि ये दो क्लासेस पर डिपेंड, दो क्लासेस हैं इसमें, दो क्लासेस हैं और मेजर क्लास इसमें नो है और माइनर क्लास इसमें यस है, ठीक है। दो क्लासेस, सबसे पहले इसने क्लास लेबल्स को देखा, इसने कहा कि ये प्योरली एक क्लास नहीं है, उसने ये कहा कि ये डेटा सेट एम्प्टी भी नहीं है। थर्ड में उसने देखा कि ये क्लास जो है ना, इसमें दो मोर देन वन क्लासेस हैं, तो वो क्या करेगा, स्मॉलर सबसेट्स में इस डेटा को डिवाइड करेगा और फिर उस स्मॉलर सबसेट्स पर मज़ीद यही प्रोसीजर दोबारा चेक करेगा, यही 3 पॉइंट्स, फिर उस पर मज़ीद एक और स्प्लिट लगाएगा, फिर मज़ीद चेक करेगा अनटिल एंड अनलेस कि ये दो कंडीशंस आपके पास मेट ना हुई हों। ये दो कंडीशन, यूज़ एन एट्रीब्यूट टेस्ट टू स्प्लिट द डेटा इनटू स्मॉलर सबसेट्स। एक एट्रीब्यूट को उठाएंगे, उसकी बेस पे हम उसको स्प्लिट करते जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, हमारे पास डेटा सेट है। डेटा सेट में हमने कहा कि हमारे पास लेबल्स जो हैं, तो फर्स्ट नोड जो बनेगा, फर्स्ट नोड ट्री का जो फर्स्ट नोड बनेगा, वो बनने से पहले इसको लेबल्स को चेक करेगा। प्योरली वन लेबल ये नहीं है, तो क्या होगा, इसका जो मेजर लेबल है, सबसे पहले जो रूट नोड होगा वो उस लेबल से स्टार्ट होगा। हमारे पास मेजर लेबल क्या है, नो है, तो वो उससे डू नॉट चीट यानी नो से स्टार्ट हुआ। अगर हम इसको डू नॉट चीट की वजह, यानी ये जो नोड स्टार्ट हुआ वो किससे, मेजर क्लास से शुरू हुआ, नो। तो इस मेजर क्लास, हम इन एट्रीब्यूट्स में से एक को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर रिफंड सेलेक्ट हुआ है, रिफंड क्यों सेलेक्ट हुआ है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि एट्रीब्यूट्स की सिलेक्शन किस बेस पे होती है। अब मेजर एक जर्नल ओवरव्यू है कि हंस एल्गोरिथम काम कैसे करता है, जर्नल ओवरव्यू। हम फिर देखेंगे कि रिफंड कैसे सिलेक्ट हुआ, नहीं हुआ, टैक्सेबल इनकम क्यों सेलेक्ट नहीं हुआ, क्यों हमने रिफंड को पहले सेलेक्ट किया। तो रिफंड, अब आप सिर्फ इस जर्नल एल्गोरिथम को समझें कि ये जो 3 स्टेप्स हैं ये जर्नली काम कैसे करते हैं। फिर उन 3 स्टेप्स के अंदर डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन अराइज होते हैं और उन क्वेश्चन को फिर हम कैसे सॉल्व करते हैं वो हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास रिफंड एट्रीब्यूट आया। रिफंड का स्प्लिट कितने, दो हैं, यस या नो। यस पे जब इसने स्प्लिट किया इसको, और यस के अगेंस्ट इसने देखा कि यस के अगेंस्ट जो भी लेबल्स हैं वो सारी की सारी आपके पास क्या हैं, नो आ रही। यस यानी आपका डेटा सेट, अगर मैं इस डेटा सेट को इन 2 हिस्सों में कन्वर्ट करूँ, यस एंड नो में कन्वर्ट करूँ, यस एंड नो में, तो यस प्योरली 1 क्लास से बिलोंग करता है। यस आपके पास प्योरली 1 क्लास है, तो ये चाइल्ड पर रिकर्सिवली अप्लाई होता है। अब डेटा सेट हमारे पास जो मेजर था वो रिफंड की बेस पे 2 हिस्सों में तकसीम हुआ, यस और नो के पोर्शन में तकसीम हुआ। डेटा सेट आपका कंप्लीट यस वाले में आपके पास, अगर आप देखें, यस हमारे पास तीन थे, 3 यस हैं आपके पास, 3 ऑब्जेक्ट हैं यस के, और तीनों के अगेंस्ट लेबल आपके पास नो आ रहा है। तो हमने कहा था कि इन 3 स्टेप में, अगर हम इन 3 स्टेप्स को देखें, तो 2 स्प्लिट्स जब हुए यस और नो में हमारे पास डेटा सेट, तो अगर हम इन 2 कंडीशंस को देखें, तो इन 2 कंडीशंस में से कौन सा कंडीशन ट्रू आ रहा है, फर्स्ट कंडीशन ट्रू आ रहा है। तो जो फर्स्ट कंडीशन जब ट्रू आया तो उसको हमने कौन सी क्लास असाइन की, हमने क्लास असाइन की डू नॉट चीट। और नेक्स्ट दूसरा स्प्लिट जो है ना, नो वाला स्प्लिट, उसमें हमारे पास यस नो दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो जब दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इस स्प्लिट्स में एक और एट्रीब्यूट की ज़रूरत पड़ती है और उस एट्रीब्यूट को हम सेलेक्ट करते हैं। हमारे पास रिफंड गया तो अब 2 एट्रीब्यूट मज़ीद बचे, स्टेटस एंड टैक्सेबल इनकम। तो इन दोनों में से एक सेलेक्ट होगा। वो कैसे सेलेक्ट होगा वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल अगर हम देखें तो
सेलेक्ट हुआ और मार्क्स की बेस पे ये जो नो, अब यह स्प्लिट करेंगे। जब हम इसको फर्दर स्प्लिट करेंगे तो हमें एक एट्रीब्यूट की ज़रूरत पड़ती है और वो एट्रीब्यूट है आपके पास स्टेटस। इस केस में जब हम देखते हैं तो आपके पास इसकी वैल्यूज़ 3 किस्म की हैं, मैरिड, सिंगल एंड डाइवोर्स्ड। तो इसने इसकी स्प्लिट दो वैल्यूज़ की बेस पे की है, सिंगल और डाइवोर्स को एक साथ रखा है और मैरिड को अलग रखा है। क्यों रखा है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आप ये बाइनरी स्प्लिट्स में इसने किया है। तो सिंगल और डाइवोर्स की वैल्यूज़ सारे के सारे में क्या आपको लेबल असाइन किया है, उसने लेबल असाइन किया है कि ये चीट करते हैं। और मैरिड में आपके पास जो मेजर वैल्यूज़ हैं, अब हमने कहा था कि हम जब इनको लेबल्स असाइन करते हैं तो मेजर वैल्यूज़ की बेस पे करते हैं। मेजर वैल्यूज़ आपके पास सिंगल की केस में क्या है, यहाँ पर नो आ रहा है, डाइवोर्स यस, नो और यस और यस। तो मेजर वैल्यूज़ इसमें कितनी है, 3 मेजर वैल्यूज़ हैं यस की, और एक वैल्यू है किस चीज़ की, नो की। तो मेजर वैल्यू यहाँ पर असाइन हो जाता है, वो क्या है, चीट। और मेरिट की केस में डू नॉट चीट, क्योंकि मेरिट की केस में आपके पास मेजर नंबर ऑफ वैल्यूज़ क्या हैं, वो नो से बिलोंग करती हैं। मेरिट की केस मेजर वैल्यूज़ आपकी नो से बिलोंग करती है, और मेजर नहीं बल्कि ये तमाम की तमाम नो से बिलोंग करती हैं। तो मेरिट जहाँ पर भी लिखा हुआ है उसको एक लेबल असाइन हो जाता है। यहाँ पर 2 टाइप है, यस और नो, दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं लेबल्स, जबकि यहाँ पर सिर्फ नो एग्जिस्ट कर रहा है। जब नो एग्जिस्ट कर रहा है तो इट मीन्स मैरिड के जो नोड होगा, जो मैरिड लेबल नो असाइन हो जाएगा। जो डाइवोर्स और सिंगल से बिलोंग कर रहा है तो उसको एक मज़ीद एट्रीब्यूट हम इंक्लूड करते हैं, दैट इज़ टैक्सेबल इनकम। और यहाँ पर एक मज़ीद एक और एट्रीब्यूट है टैक्सेबल इनकम, और इस टैक्सेबल इनकम को भी बाइनरी स्प्लिट किया गया है 80K के बेस पे। तो 80K से जो लो होंगे वो चीट नहीं करते, जो ग्रेटर और इक्वल टू 80K होंगे वो चीट कर रहे हैं। जब आप इस डेटा सेट को मज़ीद 2 स्प्लिट्स में करते हैं तो ये आपके पास ये कंप्लीट ट्री बनती जाती है। तो आपके पास बेसिकली होता क्या है कि जब आप रूट नोड से स्टार्ट करते हैं तो कंप्लीट डेटा सेट इंक्लूड होता है आपके पास। जैसे जैसे आप लेवल्स वाइज नीचे जाते हैं तो आपके पास जिन नोड्स को लेबल असाइन हो जाते हैं वहाँ वो डेटा सेट वो जो डेटा सेट है सब डेटा सेट वो वहाँ से एलिमिनेट हो जाता है, और जो बाकी आपके पास एट्रीब्यूट इंक्लूड होते जाते हैं तो डेटा सेट आपके पास स्प्लिट होते 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 आखिरकार या तो डेटा आपके पास ख़त्म हो जाता है, यानी आपके पास ये स्टेप जो है ना, आपके पास सेकंड स्टेप, ये जो सेकंड स्टेप है ये अकर हो जाता है, या आपके पास ये अकर हो जाता है। इन 2 पॉसिबिलिटी, तो आप इन 2। नाउ वी विल डिस्कस द लिमिटेशंस ऑफ हंस एल्गोरिथम, एंड दैट आर एज Hurst algorithm will work if every combination of attribute value is present in the training data and each combination has a unique class label. तो इसकी limitations यही है, but it is possible for some of the child nodes to be empty. In this case, the node is declared as a leaf node with default class label of its parent. If all records associated with DT have identical attribute values, then it is not possible to split these records any further. In this case, the node is declared as leaf node and assigned a default class.